A very big hello to all my wonderful second PUC champions. I hope you're doing absolutely great, and you might be wondering who is this new person just right beside me. Well, I would love to introduce you to Vidya ma'am, but before I go ahead with that, let me tell you, you guys asked for one thing, and that is Hindi lectures, Hindi lectures. And finally, someone is over here with so much amount of ample experience to help you, to guide you. Remember, she is for the first time in YouTube, which is why there might be some glitches here and there, but the study part of it, everything is going to be super covered. So keep your full trust on her. And now over to you, ma'am. Yes. थैंक यू जस्मिन मैम. नमस्कार बच्चों. जैसे कि मैम ने परिचय दिया, मेरा नाम विद्या है. दीक्षा के कनकपुरा रोड ब्रांच में मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ. तो आपकी हिंदी की परीक्षा है 12 मार्च को. तो लगता है सब थोड़े बहुत टेंशन में होंगे कि कैसे पढ़ाई करें, 2 दिन है, किस प्रकार से की जाए. तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है. मैं यहाँ पे हूँ आपको गाइड करने के लिए. किस प्रकार से आपको पढ़ना है 2 दिन में, मैं आपको सब कुछ इन 2 या 3 दिनों में मैं आपको बताने वाली हूँ. बस 2 दिन बचे हैं हिंदी की परीक्षा के लिए, बहुत कम समय है. 2 दिन में किस तरह से आप तैयारी करोगे आज हम जान लेते हैं. तो सबसे पहले आज का विषय है, आज हम ब्लूप्रिंट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है कि किस पार्ट से कितने प्रश्न आएंगे, किस तरह के प्रश्न आएंगे, कितने अंक के प्रश्न आएंगे. अगर ये आप जान जाए तो आसानी से आप पढ़ सकते हो. तो जाहिर सी बात है, आप सब लोगों ने क्वेश्चन पेपर देख लिया होगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर वगैरह देख लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा. फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. आपको मालूम है कि जो प्रश्न संख्या 1 से 10 तक की जो प्रश्न संख्या है, 1 to 10 जो है, MCQs के रूप में आपको दिए जाएंगे. तो सबसे पहले जान लेना ज़रूरी है कि MCQ के लिए किस पार्ट से तैयारी की जाए, कौन से पार्ट जो है MCQ के लिए आएंगे, ताकि आप उस पार्ट को इन डिटेल पढ़ सकें. तो ये ज़रूरी है कि आप इन पाठों को पढ़ें. यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक फर्स्ट. तो गद्य भाग में से, प्रोस में से आपको जो MCQs के लिए पाठ है वो है सुजान भगत, एक कहानी यह भी, भारत रत्न विश्वेश्वरैया, चीफ की दावत और यात्रा जापान की. तो इन पाठों में से एक एक प्रश्न जो है आपको आएंगे. और अगला है गहने तथा भारत की धरती. ये आधुनिक कविता में से है. ध्यान देने की बात है, मध्यकालीन कविता से आपको MCQs नहीं पूछे जाएंगे. और अगर आधुनिक कविता से पूछा जाएगा, केवल इन्हीं दोनों कविताओं से, यानी गहने तथा भारत की धरती से ही आपको पूछा जाएगा MCQ के लिए. और एकांकी की बात हो तो केवल सूखी डाली से आपको प्रश्न आएंगे MCQ के लिए. प्रतिशोध से आपको नहीं आएंगे MCQ के प्रश्न. तो आप MCQ के लिए प्रतिशोध छोड़ सकते हो. तो आपको आसानी हुई कि नहीं कि किस चैप्टर से आपको पढ़ना है. तो यहाँ पर हो गया सुजान भगत, एक कहानी यह भी, भारत रत्न विश्वेश्वरैया, चीफ की दावत, यात्रा जापान की. मैं आपसे कहती हूँ कि जब भी समय मिले थोड़ा बहुत कहानी की तरह आप इसको पढ़ लीजिए. ये बहुत ही ज़रूरी है. MCQ जो है बीच में से पूछ सकते हैं. जो चैप्टर के बाहर एक्सरसाइजेस हैं उनको भी आपको सॉल्व करना है. एक बार उनको भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए. जो सुजान भगत, एक कहानी है भी, जो प्रोस के चैप्टर्स हैं, एक्सरसाइजेस में आपको जो प्रश्न हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, वो पढ़ना ज़रूरी है. अगर आपके पास पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप क्या करोगे, जो एक्सरसाइजेस है, जो पाठ के बाद प्रश्न पूछे गए हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, वो आप पहले सॉल्व कर लोगे. कौन कौन से लेसन्स के? सुजान भगत, एक कहानी यह भी, भारत रत्न विश्वेश्वरैया,
चीफ की दावत और यात्रा जापान की। इन सब चैप्टर से आप जो एक्सरसाइजेस अभ्यास में हैं उसके जो प्रश्न हैं वो सॉल्व करोगे। आगे है गहने तथा भारत की धरती और सूखी डाली, उसका भी आप सॉल्व करोगे। तो इस प्रकार आपको बहुत कम चैप्टर्स जो हैं, लगभग 8 चैप्टर्स जो है आपको एमसीक्यू के लिए आएंगे। तो ये इन 8 चैप्टर्स को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो एमसीक्यू आराम से आपका हो जाएगा, 10 मार्क आपको आराम से मिल जाएंगे। तो अगला है प्रश्न संख्या 11 से लेकर 15। तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज में, तो ये भी मैं आपको बता देती हूं। एमसीक्यू में आपके लिए पता है विकल्प दिए जाएंगे, चॉइसेस दिए जाएंगे, 4 विकल्प होंगे। तो इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किसने किससे कहा, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। इसमें लेखक या कवि का नाम भी पूछ सकते हैं। सोचो कि पूछ लिया चीफ की दावत पाठ के लेखक कौन है, इस प्रकार पूछ सकते हैं। और फिर इसमें साहित्यिक विधाओं से संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते हैं। उदाहरण के लिए यात्रा जापान की है, पूछ सकते हैं कि ये साहित्य की कौन सी विधा है। जैसे कि आपको मालूम है कहानी है, उपन्यास है, तो फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं यात्रा जापान की जो है यह एक यात्रा वृत्तांत है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया तो आप देखोगे कि पाठ तो 8 हैं पर प्रश्न 10 है। तो यहाँ पर सूखी डाली में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर सोचो सुजान भगत से 2 प्रश्न पूछा जाए तो यात्रा जापान की पाठ से 1 प्रश्न पूछा जाएगा। अगर यात्रा जापान की पाठ से 2 प्रश्न पूछा जाए तो सुजान भगत पाठ में से 1 ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर 8 पाठ हैं, 8 लेसन्स हैं। तो सूखी डाली में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और सुजान भगत में 1 या 2 प्रश्न पूछ सकते हैं। यात्रा जापान की पाठ में से 1 या 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और बाकी सब पाठों में से 1 ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो तैयारी आप किस प्रकार से करोगे इसके लिए? सबसे पहले जो एक्सरसाइजेस है पाठ के बाद उसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। उसके बाद समय मिले तो पूरा जो पाठ है आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बीच बीच में से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसीलिए सबसे पहले आप एक्सरसाइजेस में जो एक वाक्य में उत्तर लिखिए जो है उसको अच्छी तरह से याद कर लो, आंसर्स उसको पढ़ लो अच्छी तरह से, और फिर बाद में समय मिले तो पूरा पाठ जो है आपको पढ़ना है, ये जरूरी है। तो अगला है प्रश्न संख्या 11 से लेकर 15 तक। यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 to 15। तो इन 5 प्रश्नों के लिए 6 विकल्प दिए जाएंगे। ये 11 to 15 जैसे कि आपको मालूम है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन होगा। या तो केवल शब्द देंगे या फिर केवल कारक चिन्ह। तो रिक्त स्थान की पूर्ति आपको या तो शब्दों से करना है या फिर कारक चिन्हों से। तो 5 प्रश्न होंगे। विकल्प यानी चॉइसेस जो है 6 दिए जाएंगे, 6 चॉइसेस विल बी गिवन। तो उनमें से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एक ही कारक चिन्ह या शब्द 1 से अधिक प्रश्नों का उत्तर नहीं होगा यहां पर, यानी जो एक कारक चिन्ह है एक ही रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो यहां पर कहां से आएगा ये रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए? सुजान भगत, एक कहानी यह भी, और फिर यात्रा जापान की, जो 3 पाठ हैं इनमें से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए आएगा। 2 प्रश्न इन पाठों से पूछा जाएगा और फिर बाकी के जो 3 प्रश्न हैं आपको पूछे जाएंगे अभ्यास पुस्तिका में से या फिर कहीं और से।
अब अगला है प्रश्न संख्या 16 यानी क्वेश्चन नंबर 16, जो है मुहावरों को सही अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। तो यहाँ पर 5 मुहावरे दिए जाएंगे, तो सामने उसके अर्थ होंगे, आपको उसके अर्थ को, मुहावरों को उसके अर्थ के साथ जोड़कर लिखना है। किस तरह से आप लिखोगे? कुछ बच्चे जो है क्या करते हैं, रेखाएं खींचते हैं, दे विल ड्रॉ द लाइंस, या फिर नंबर लिख देते हैं। इस प्रकार से आपको नहीं लिखना है। अगर आप इस तरह से लिखोगे तो आपको अंक नहीं मिलेंगे। तो प्रत्येक मुहावरे के लिए आप क्या करोगे, मुहावरा लिखोगे, उसके ठीक सामने उसका अर्थ आप लिखोगे। तो 5 मुहावरे होंगे और आपको विकल्प जो है, चॉइसेस जो है 6 दिए जाएंगे। आपको चुनना है कौन सा सही है करके। इस प्रकार से आप मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखोगे। तो किस पाठ में से आ सकते हैं आपको मुहावरे? सुजान भगत, एक कहानी है भी, यात्रा जापान की। इन तीनों पाठों में से आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और बाकी के अभ्यास पुस्तिका या कहीं बाहर से आपको मिल सकते हैं। मोस्टली आपको या तो इन तीनों पाठों से मिलेगा या फिर अभ्यास पुस्तिका से ही मिलेगा। मेरा अनुरोध है आप एक बार अच्छी तरह से अभ्यास पुस्तिका को पढ़ लीजिए। प्रश्न संख्या 16 तक प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक के होंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 17 से लेकर 20 तक, यानी 17, 18, 19, 20 जो क्वेश्चंस है गद्य भाग में से ही पूछा जाएगा, यानी प्रोस में से ही आपको पूछा जाएगा प्रश्नोत्तर के रूप में। तो यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे। इनमें से आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए होगा 3 अंक, यानी आपको यहाँ पर 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, तो 3 और 3 मिलकर हो गए 6। तो यहाँ पर ये जो है 17, 18, 19, 20 4 प्रश्न दिए जाएंगे और वो भी केवल गद्य भाग से। उनमें से आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए होगा 3 अंक, तो कुल मिलाकर हो गए 6। जब आप 2 प्रश्नों के उत्तर लिखोगे तो इसके लिए होगा 6 अंक। तो यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ कि किस पाठ से आपको प्रश्नोत्तर तरह के प्रश्न मिलेंगे। और ये पाठ है, 3 पाठ हैं, कर्तव्य और सत्यता, एक कहानी यह भी, और फिर भारत रत्न विश्वेश्वरैया। ये जो 3 पाठ हैं प्रश्नोत्तर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, आप इन तीनों चैप्टर्स में से पढ़ लीजिए। आपको 4 दिए जाएंगे विकल्प। अगर आपने इन तीनों पाठों में से कोई 2 पाठ अच्छी तरह से प्रश्नोत्तर के लिए पढ़ लिए, आप आसानी से 6 अंक जो है, 6 मार्क्स जो है आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स के लिए, प्रश्नोत्तर के लिए कौन कौन से पाठ से प्रश्नोत्तर के लिए आपको पढ़ना है? आपको जो पाठ आसान लगे आपके लिए, एक कहानी ये भी अगर आपको आसान लगे वो ले लीजिए, या फिर भारत रत्न विश्वेश्वरैया। इन तीनों पाठों में से आपको प्रश्नोत्तर अवश्य आएंगे। अगर आपको कर्तव्य और सत्यता आसान लगता है वो पढ़ लीजिए, या फिर एक कहानी यह भी, और फिर भारत रत्न विश्वेश्वरैया। इन तीनों चैप्टर में से पक्का आपको एक एक प्रश्न जो है आएगा। और बाकी बचा 1, तो वो जो है चीफ की दावत, भोलाराम का जीव, या फिर जापान की यात्रा जो है, उन पाठों में से कोई एक प्रश्न आ सकता है। तो आपके लिए मैंने काम आसान कर दिया है। तो आप क्या करोगे? प्रश्नोत्तर के लिए इन तीनों पाठों में से आप चुन लो जो आपको आसान है। आप प्रश्नोत्तर के लिए इन तीनों चैप्टर्स में से आप 2 चूज करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। तो अगला है प्रश्न संख्या 21 से लेकर 24, यानी 21, 22, 23 और
24 ये जो है गद्य भाग से ही पूछे जाएंगे। और ये किस तरह के प्रश्न होंगे? ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए, इस तरह के प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चंस होगा, उनमें से आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए होगा 3 अंक, तो आपको 2 लिखने हैं, तो यहाँ पर आपके लिए हो गया 6 अंक। कुल मिलाकर 6 अंक का है ये 21, 22, 23 एंड 24। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, इनमें से केवल आपको 2 के उत्तर लिखने हैं। आपका काम और भी आसान कर देती हूं मैं। तो यहाँ पर सुजान भगत पाठ से एक प्रश्न आएगा, गंगा मैया से साक्षात्कार जो है उससे आपको एक प्रश्न आएगा पक्का। इन दोनों चैप्टर से ससंदर्भ के लिए पूछा ही जाएगा। तो आपके लिए आसान कर दिया है मैंने काम। इन 2 चैप्टर्स में से आप पढ़ सकते हो। बाकी बचे 2 प्रश्न। तो जो बाकी के 3 चैप्टर्स हैं, जैसे कि है चीफ की दावत, भोलाराम का जीव और फिर यात्रा जापान की, उन तीनों चैप्टर्स में से 2 प्रश्न यहाँ पर ससंदर्भ के लिए आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है? सुजान भगत और गंगा मैया से साक्षात्कार, इनमें से पक्का ससंदर्भ के लिए आपको प्रश्न आएगा। तो ये जो है आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। सुजान भगत और गंगा मैया से साक्षात्कार जो है ससंदर्भ के लिए आपको पढ़ना है। तो अगला है प्रश्न संख्या 25 और 26, यानी 25 और 26 जो है मध्यकालीन कविता से आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मध्यकालीन कविता जो है 4 है। कौन कौन से हैं? रैदास बानी, सूरदास के पद, रहीम के दोहे और बिहारी के दोहे, 4 है मध्यकालीन कविता आपके लिए। तो यहाँ पर ये जो 25 और 26 है मध्यकालीन कविता से ही पूछा जाएगा। छात्रों को 2 प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखना है, यानी 25 और 26 क्वेश्चन नंबर है, उनमें से आप या तो 25 लिख सकते हो, उसका उत्तर लिख सकते हो, या फिर 26 का। तो प्रत्येक प्रश्न का अंक है 3 अंक का ये प्रश्न है, यानी 3 मार्क का क्वेश्चन है। 25 और 25 और 26 में कोई एक का उत्तर आपको लिखना है। तो यहां पर प्रश्नोत्तर के लिए और भी काम मैं आपको आसान कर देती हूं। प्रश्न संख्या 25 और 26 है, उसमें से एक प्रश्न जो है रहीम के दोहे से अवश्य आएगा, और बाकी की जो कविताएं हैं जैसे कि रैदास बानी या सूरदास के पद में से और एक प्रश्न आएगा। तो 25 और 26 मध्यकालीन कविता में से आएगा, वो भी प्रश्नोत्तर के रूप में। किस चैप्टर से आएगा? रहीम के दोहे में से पक्का आपको एक प्रश्न आएगा, या दूसरा जो है आपको सूरदास के पद और रैदास बानी से जो दूसरा प्रश्न है आपको मिल सकता है। तो आप क्या करोगे? आपको पक्का पता है कि रहीम के दोहे आपको मिलने ही वाले हैं। अच्छी तरह से रहीम के दोहे पढ़ लीजिए, वरना आपको सूरदास के पद या रैदास बानी, इसमें से प्रश्नोत्तर आ सकते हैं। 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे। आपको फिर से स्पष्ट कर देती हूं, प्रश्न संख्या 25 और 26 में से आपको केवल एक का उत्तर लिखना है, जिसका अंक है 3। आगे है प्रश्न संख्या 27, 28 और 29। ये जो क्वेश्चंस है आधुनिक कविता में से आपको प्रश्न मिलेंगे। और आधुनिक कविता कौन कौन से है? अधिकार, कायर मत बन, एक वृक्ष की हत्या, भारत की धरती और फिर हो गई है पीर पर्वत सी। ये जो 5 कविताएं हैं, इनमें से आपको प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे।
3 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से केवल आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो 3 अंक का होगा ये प्रश्न। तो आपके लिए काफी विकल्प है, यानी यू हैव गॉट मेनी चॉइस। तो यहाँ पर कितनी कविताएं हैं? अधिकार है, कायर मत बन, एक वृक्ष की हत्या, भारत की धरती, हो गई है पीर पर्वत सी है। 5 कविताएं हैं। 5 कविताओं में से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन्हीं 5 कविताओं में से 3 प्रश्न आएंगे और उन 3 प्रश्नों में से केवल आपको एक ही प्रश्न का उत्तर लिखना है, जिसका अंक है 3। तो आप क्या करोगे? इन 5 में से कोई 4 कविता जो आपको आसान लगे वो ले लीजिए और उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए प्रश्नोत्तर के लिए। तो आगे है प्रश्न संख्या 30। ये जो 30 क्वेश्चन नंबर 30 है, मध्यकालीन कविता से ही पूछा जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया है, 4 है मध्यकालीन कविता, रैदास बानी, सूरदास के पद, रहीम के दोहे और बिहारी के दोहे। तो प्रश्नोत्तर के लिए आपको ये पता है कि रहीम के दोहे में से पक्का आपको मिलेगा प्रश्नोत्तर के लिए। उसी प्रकार से बिहारी के दोहे में से ससंदर्भ के लिए आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ससंदर्भ के लिए आप अच्छी तरह से बिहारी के जो दोहे हैं उसको ससंदर्भ के लिए अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उसमें से भी आपको विकल्प मिलेगा। एक तो होगा बिहारी के दोहे और अथवा करके आपको प्रश्न संख्या 30 ही होगा। बिहारी के दोहा, बिहारी का जो दोहा है वो है। उसके बाद चॉइस आपको मिलेगा सूरदास के पद या फिर रैदास बानी में से आपको चॉइस मिलेगा। आपको मैं फिर से बता देती हूँ, प्रश्न संख्या 30 जो है, क्वेश्चन नंबर 30 जो है, मध्यकालीन कविता से ही पूछा जाएगा। ससंदर्भ स्पष्टीकरण के रूप में पूछा जाएगा, जिसका अंक है 3, यानी इट्स ए 3 मार्क क्वेश्चन। तो यहाँ पर पक्का बिहारी के दोहे में से पूछा जाएगा और जो चॉइस है उसको आपको मिलेगा रैदास बानी या सूरदास के पद जो है उसमें से मिलेगा। प्रश्न संख्या जो है, नंबरिंग जो है 30 ही होगा, अथवा के रूप में आपको दिया जाएगा। उसमें से एक पक्का बिहारी के दोहे से दिया जाएगा, दूसरा रैदास बानी या सूरदास के पद में से आपको दे सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, प्रश्नोत्तर के लिए रहीम के दोहे में से एक पक्का आपको आएगा। चॉइस के तौर पर आपको रैदास बानी या सूरदास के पद मिल सकते हैं। अगर सोचो कि प्रश्नोत्तर के लिए रैदास बानी से प्रश्न आया, तो यहाँ पर ससंदर्भ के लिए आपको मिलेगा सूरदास के पद में से। तो आगे जाते हैं हम। प्रश्न संख्या 31 आधुनिक कविता से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको फिर से 2 विकल्प मिलेगा। प्रश्न संख्या 31 ही होगी। तो ये जो कविताएं हैं, अधिकार, कायर मत बन, वृक्ष की हत्या, भारत की धरती, हो गई है पीर पर्वत सी, इन्हीं कविताओं में से ससंदर्भ के लिए पूछा जाएगा। तो अगर आप इन 5 कविताओं में से कोई 3 अच्छी तरह से ससंदर्भ के लिए तैयार कर लोगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो आगे है, तो प्रश्न संख्या 31 3 अंकों का होगा। आगे प्रश्न संख्या 32 यानी क्वेश्चन नंबर 32, वो होगा 5 अंकों के लिए, यानी 5 मार्क का क्वेश्चन होगा। तो यहां पर आपको 2 विकल्प दिए जाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 32 होगा, सूखी डाली से प्रश्न दिया जाएगा, 2 प्रश्न दिया जाएगा, उसमें से केवल आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो किस प्रकार के प्रश्न दे सकते हैं? यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि एक ही तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। दूसरी बात आपको याद रखना है कि अगर छोटी बहू या फिर दादाजी
के संबंध में अगर कोई प्रश्न पूछा जाए, आपको नाम लिखना जरूरी है। जैसे कि दादाजी का नाम है मूलराज और छोटी बहू का नाम है बेला। समझ लीजिए कि आपको प्रश्न मिला, दादाजी का चरित्र चित्रण कीजिए, तो आपको दादाजी का नाम लिखना जरूरी है। या फिर पूछ लिया बेला का छोटी बहू का चरित्र चित्रण, आपको छोटी बहू का नाम लिखना जरूरी है। तो आगे है प्रश्न संख्या 33। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 33 है प्रतिशोध से ही दिया जाएगा। यहां पर भी आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 33 ही रहेगा। ये होगा 4 अंकों के लिए, इट विल बी फॉर 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 33 जो है आपको आएगा प्रतिशोध एकांकी से, और प्रश्न संख्या जो है क्वेश्चन नंबर आपको रहेगा 33, पर आपको इसमें से 2 प्रश्न मिलेंगे जिनमें से आपको केवल 1 का उत्तर लिखना है। और फिर यहाँ पर भी दोनों प्रश्न जो है एक ही तरह के प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। समझ लीजिए कि प्रश्न पूछा गया चरित्र चित्रण के बारे में, भारवी का चरित्र चित्रण कीजिए, दूसरा प्रश्न भी चरित्र चित्रण के रूप में नहीं होगा, अलग प्रकार का प्रश्न होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 जो है प्रतिशोध पाठ से आपको दिया जा रहा है, जिसकी क्रम संख्या है 33। 2 प्रश्न आपको प्रतिशोध से मिलेगा जिसका अंक है 4, यानी दिस क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स। 2 क्वेश्चंस आपको प्रतिशोध से मिलेगा जिसमें से आपको केवल 1 का उत्तर लिखना है। अब आते हैं हम खंड घ, जो कि व्याकरण से संबंधित है, ग्रामर पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर क्रम संख्या है 34। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 34 है, ये है वाक्य शुद्ध कीजिए। ये जो है 3 अंकों के लिए, यानी 1 वाक्य शुद्ध कीजिए 1 अंक का होगा, यानी कुल मिलाकर 3 अंक का है। यहाँ पर इसमें 3 अशुद्ध वाक्य पूछे जाएंगे, प्रत्येक वाक्य के लिए होगा 1 अंक, यानी 3 अगर पूछा जाए 3 अंकों के लिए है। तो एक वाक्य में 1 से अधिक अशुद्धियां नहीं होंगी यहाँ पर, यानी गलती अगर है एक वाक्य में 1 ही गलती होगी, 1 वाक्य 1 गलती। तो इस प्रकार 3 वाक्य होंगे तो 3 वाक्य में 3 अशुद्धियां होगी और इसका अंक है 3, यानी 3 अंकों का प्रश्न है। 3 वाक्य दिए जाएंगे और 1 वाक्य में 1 गलती होगी। यूजुअली सामान्यतः हम देख सकते हैं या तो गलती लिंग, वचन या कारक चिन्हों से संबंधित गलती होगी। आगे है प्रश्न संख्या 35। ये है सूचनानुसार वाक्य बदलिए। यहाँ पर ब्रैकेट में सूचना दी जाएगी, यहाँ पर होगा काल परिवर्तन। इसमें एक भूतकाल, एक वर्तमान काल और एक भविष्यत काल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक प्रश्न होगा, ब्रैकेट में दिया जाएगा भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। उस वाक्य को आपको भूतकाल में परिवर्तित करना है, यानी यू हैव टू चेंज इट टू पास्ट टेंस। तो दूसरा वाक्य होगा, उसको दिया जाएगा कि वर्तमान में बदलिए, वर्तमान काल में बदलिए। और तीसरा वाक्य होगा, उसको आपको बदलना है भविष्यत काल में। इस प्रकार 3 काल दिए जाएंगे आपको, 3 कालों में आपको उन वाक्यों को परिवर्तित करना है, टू चेंज दैट टेंस। तो ये प्रश्न होगा 3 अंकों के लिए, यह है 3 मार्क का क्वेश्चन। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 36। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, ये है लिंग बदलिए। आपको लिंग बदलना है, दोनों लिंगों के जो शब्द है पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सोचो, एक का दिया मोर, आपको लिंग परिवर्तित करना है, यू टू चेंज द जेंडर। मोर जो है पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग आप क्या लिखोगे? मोरनी। तो इसी प्रकार स्त्रीलिंग के शब्द भी पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे और आपको उसको बदलना है पुल्लिंग में। जैसे कि स्त्रीलिंग का शब्द है हथिनी, तो आपको उसको बदलना है पुल्लिंग में, जो कि होगा हाथी। तो दोनों
लिंगों के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, दोनों लिंगों के शब्द आपको दिए जाएंगे, तो उसको आपको अन्य लिंग में बदलना है। तो प्रश्न संख्या है 36, ये है 3 अंकों के लिए। 3 शब्द दिए जाएंगे, पुल्लिंग के भी दिए जाएंगे और स्त्रीलिंग के भी दिए जाएंगे। जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पर दिया था, मोर अगर पूछा जाए आपको लिंग बदलना है, पुल्लिंग का शब्द है मोर, तो फिर मोरनी आप लिखोगे। हथिनी अगर दिया स्त्रीलिंग का है, हाथी आप पुल्लिंग में बदलोगे। इस प्रकार आपको लिंग बदलना है। ये है 3 अंकों के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, क्रम संख्या 37। ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मेरा अनुरोध है कि अभ्यास पुस्तिका तो आपके पास होगी ही, तो उसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है दिया गया है। तो एग्जाम के लिए उन्हीं में से 98% जो है आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है अभ्यास पुस्तिका में से ही 98% आपको उसी से मिलेगा। ये है 3 मार्क के लिए। तो 3 दिए जाएंगे आपको, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसको आपको लिखना है। तो आप किस तरह से तैयारी करोगे इसके लिए? आप पढ़ोगे अभ्यास पुस्तिका, क्योंकि 98% आपको उसी में से अभ्यास पुस्तिका यानी वर्कबुक में से ही आपको मिलने वाला है। तो वहां से आप तैयारी करोगे। क्वेश्चन नंबर 37 जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उदाहरण के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए 7 पढ़ने वाला, ये अनेक शब्द है, तो आपको उसके लिए एक शब्द आपको लिखना है। आपसे पूछा गया 7 पढ़ने वाला, तो आप क्या लिखोगे उसके लिए? उसका उत्तर होगा सहपाठी। इस प्रकार के प्रश्न होंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो 3 अंकों का है, तो आप अभ्यास पुस्तिका अच्छी तरह से तैयार कर ले, अभ्यास पुस्तिका अच्छी तरह से देख ले, उसमें से तैयारी कर ले, क्योंकि 98% आपको अभ्यास पुस्तिका से ही मिलने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38, क्वेश्चन नंबर 38 जो है उपसर्ग जोड़कर लिखिए। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या है आपको पता ही होगा। उपसर्ग वो शब्दांश है जो मूल शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन लाते हैं। तो किस प्रकार के शब्द दिए जाएंगे? यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैं बताती हूँ। शब्द दिया जाएगा पुत्र। तो यहाँ पर सोचो कि आपको दिया गया है पुत्र, ये शब्द आपको दिया गया है, तो उपसर्ग क्या लगेगा पुत्र के सामने? लग सकता है सु। तो आप किस प्रकार से लिखोगे? इस प्रकार से जोड़कर लिखोगे। आपको मूल शब्द मिला है पुत्र, तो सु जो है उपसर्ग है, सु अगर जुड़ गया तो बनेगा सुपुत्र। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो प्रश्न संख्या 38 जो है उपसर्ग जोड़कर लिखिए, ये दिया जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि मूल शब्द के साथ उपसर्ग आपको जोड़कर लिखना है। इसका अंक है 2, यानी 2 शब्द दिए जाएंगे, प्रत्येक के लिए एक एक अंक होगा, यानी कुल मिलाकर 2 अंकों का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। यानी 2 शब्द दिए जाएंगे, मूल शब्द दिए जाएंगे, उसके आगे आपको उपसर्ग लगाना है। उपसर्ग जोड़कर आपको शब्द बनाने हैं। आपको लिखना जरूरी है, जोड़कर लिखना जरूरी है, वरना अंक आपको नहीं मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। ये है प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो आपको एक शब्द दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर सोचिए, आपको शब्द दिया गया महत्वपूर्ण, तो आपको महत्वपूर्ण में से जो प्रत्यय है अलग करके लिखना है। तो किस प्रकार से लिखोगे?
उसका होगा उत्तर महत्व प्लस पूर्ण। तो आप इस प्रकार से अगर शब्द दिया गया उदाहरण के लिए महत्वपूर्ण, महत्व और ये जो पूर्ण है वो प्रत्यय है, उसको अलग करोगे और उसके नीचे एक लाइन डालोगे। तो ये ज़रूरी है, अगर आपने अलग करके नहीं लिखा, लाइन नहीं डाला तो अंक नहीं मिलेगा आपको। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है। आप किस तरह से लिखोगे, प्रत्यय अलग करोगे। महत्वपूर्ण शब्द में पूर्ण जो है वो प्रत्यय है, उसको लिखोगे और उसके नीचे एक रेखा खींचोगे। ये जो क्वेश्चन 39 है 2 अंकों का है, 2 शब्द दिए जाएंगे, प्रत्यय अलग करना है, प्रत्येक शब्द के लिए 1 अंक होगा, यानी एक शब्द के लिए 1 मार्क, यानी कुल मिलाकर 2 अंक, यानी 2 मार्क का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 39, क्योंकि 2 शब्द दिए जाएंगे, दोनों का प्रत्यय आपको अलग करके दिखाना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 40। तो ये होगा अपठित गद्यांश, यानी कि अनसीन पैसेज। तो यहाँ पर आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा, एक पैराग्राफ मिलेगा, उसको अच्छी तरह से आपको पढ़ना है और उससे संबंधित प्रश्न जो है आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है 4 अंकों का है, 4 मार्क क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है कि 4 प्रश्न होंगे, तो आसान से प्रश्न दिए जाएंगे। तो इसमें से उपसर्ग, प्रत्यय, समानार्थक, विलोम, शीर्षक से संबंधित ऐसे कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, साधारण से सिंपल से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको क्या करना है, अच्छी तरह से उस पैराग्राफ को पढ़ना है, समझना है, ये जरूरी है, समझना जरूरी है। समझ के आपको उत्तर लिखना है और उत्तर जो है पूरे वाक्य में होना चाहिए, फुल सेंटेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल आप एक शब्द में उत्तर नहीं लिखोगे, पूरे वाक्य में आपको उत्तर जो है देना है, ये जरूरी है, वरना आपको अंक नहीं मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41। इसमें से आपको चॉइस होगा निबंध और पत्र लेखन, आप चूज कर सकते हैं। 4 अंकों का ये जो है प्रश्न है, 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो अगर आपने निबंध के लिए तैयारी की है तो आप निबंध चूज कर सकते हो या फिर पत्र लेखन। तो औपचारिक और अनौपचारिक इनमें से कोई एक पूछा जाएगा, औपचारिक भी पूछ सकते हैं और अनौपचारिक पत्र भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेषक जो है संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है, प्रेषक यानी जो पत्र लिख रहा है, तो जो एड्रेस है आप शॉर्ट लिखिए। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो पत्र लिख रहा है, अगर प्रश्न में नाम नहीं दिया गया है तो आप अपना असली नाम नहीं लिखेंगे, उसके बदले में अब क या ख क ग इस प्रकार से आप लिखोगे। अगर प्रश्न में नाम दिया गया है प्रेषक का तो उसी नाम का प्रयोग आप करोगे। उदाहरण के तौर पर अगर प्रश्न पूछा गया रमेश बनकर अपने पिताजी को पत्र लिखिए, तो वहां पर प्रश्न में नाम है, प्रेषक कौन है, जो पत्र लिख रहा है रमेश है, तो आप रमेश करके ही आप लिखोगे। अगर सोचो कि नाम नहीं दिया गया है तो आप अपने नाम के बजाय क क ग या अभ क ऐसे कुछ जो है अक्षर आप लिख सकते हो, अपना असली नाम आप नहीं लिखोगे। तो यहाँ पर जो है निबंध लेखन या पत्र लेखन में किसी एक को आप चुन सकते हो। 2 दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 जो है चॉइस है निबंध और पत्र लेखन में। अगर आप निबंध लिख रहे हो तो रूपरेखा लिखना जरूरी है, स्केच यानी जो आप टॉपिक्स लिख रहे हो तो स्टार्टिंग उसको आपको लिखना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 42, ये है हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये होगा 3 अंकों के लिए, यानी 3 क्वेश्चंस यानी 3 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, अंग्रेजी में भी होगा
और कन्नड़ा में भी होगा। इस सेंटेंस को आपको हिंदी में अनुवाद करना है, यानी यू हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस टू हिंदी। अधिकतर प्रश्न जो है अभ्यास पुस्तिका से ही पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा 98% ऑफ द क्वेश्चंस, यानी जो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं 98% आपको अभ्यास पुस्तिका से ही मिलने वाले हैं। जो ट्रांसलेशन अनुवाद के लिए जो सेंटेंसेस है, वाक्य है, अगर आपने अभ्यास पुस्तिका की तैयारी अच्छी तरह से कर ली तो वहीं से आपको जो सेंटेंसेस है मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छी तरह से तैयारी करोगे उसके लिए। अगर आपको उत्तर मालूम है तो झट से आप वहाँ पर परीक्षा में लिख सकते हो। तो आज के इस क्लास में हमने ब्लूप्रिंट डिस्कस किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से पता चल गया है कि किस पार्ट में से किस तरह के प्रश्न आएंगे, कितने अंक के प्रश्न आएंगे। तो उसी प्रकार से आप तैयारी करोगे। तो अगले क्लास में जो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।